हेलो फ्रेंड्स। आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे इन्वर्शन टेम्परेचर और कैरनॉट साइकिल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए इन्वर्शन टेम्परेचर क्या होता है। यहाँ पर इन्वर्शन वर्ड की तरफ ध्यान देना है हमको। ऐसा टेम्परेचर जहाँ पर जो प्रोसेस है जनरली होने वाली वो प्रोसीजर इन्वर्ट हो जाएगी तो उसको हम लोग बोलेंगे इन्वर्शन टेम्परेचर। तो देखते हैं क्या होता है। देखिए द टेम्परेचर एट विच जूल थॉमसन कोएफिशिएंट चेंजेस इट्स साइन, यानी ऐसा टेम्परेचर जहां पर जो जूल थॉमसन कोएफिशिएंट होता है, जो इसके पहले लेक्चर में हम लोग देख चुके हैं, वो खुद की साइन चेंज कर लेगा। तो वो ऐसे टेम्परेचर को हम लोग बोलते हैं इन्वर्शन टेम्परेचर। थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं क्या होता है। देखिए द टेम्परेचर एट विच जूल थॉमसन कोएफिशिएंट इज जीरो, यानी ऐसा टेम्परेचर जहां पर ये जूल थॉमसन कोएफिशिएंट जीरो होता है। जीरो का मतलब ये होगा कि अगर फॉर एग्जांपल इस टेम्परेचर के पहले अगर जूल थॉमसन कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो इस टेम्परेचर के बाद उसकी वैल्यू हो जाएगी निगेटिव। इसका मतलब इस टेम्परेचर पे वो खुद की साइन चेंज करेगा तो वहां पर वो वैल्यू हो जाएगी पर्टिकुलरली जीरो। तो ऐसे टेम्परेचर को हम लोग बोलते हैं इन्वर्शन टेम्परेचर। अभी देखिए यहाँ पर एक चीज हमको ध्यान रखनी पड़ेगी जो इसके बाद वाले सेंटेंस में है। बिलो इन्वर्शन टेम्परेचर रियल गैस कूल्स ऑन एक्सपांशन। देखिए अगर रियल गैस का टेम्परेचर इन्वर्शन टेम्परेचर से कम है तो अगर हम रियल गैस को एक्सपांड करते हैं तो जनरली जो गैसेस है, गैसेस एक्सपांड होने के बाद कूल होनी चाहिए और कंप्रेस होने के बाद हीट होनी चाहिए। लेकिन इन्वर्शन टेम्परेचर की यही खासियत है कि अगर हम रियल गैस को एक्सपांड करते हैं इस टेम्परेचर पे या फिर इस टेम्परेचर से कम में, अगर इन्वर्शन टेम्परेचर से कम टेम्परेचर है रियल गैस का तो रियल गैस हो जाएगी कूल। लेकिन अगर उसी गैस का टेम्परेचर इन्वर्शन टेम्परेचर से ज़्यादा है तो अगर हम उसको एक्सपांड करते हैं तो वो गैस हो जाएगी हीट अप। यानी सिर्फ छोटी सी बात याद रखनी है। अगर टेम्परेचर इन्वर्शन टेम्परेचर से कम है तो रियल गैस को अगर एक्सपांड करेंगे तो रियल गैस कूल होगी, और अगर इन्वर्शन टेम्परेचर से गैस का टेम्परेचर ज़्यादा है तो गैस हो जाएगी हीट अप। तो इसके नीचे का जो डेरिवेशन है वो डेरिवेशन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो नीचे दिए गए वैल्यूज है वो हमको थोड़ा याद रखना पड़ेगा कि जो इन्वर्शन टेम्परेचर है इसको हम लोग डिनोट करते हैं टी आई से। देखिए इन्वर्शन टेम्परेचर डिनोट करेंगे टी आई से और उसकी वैल्यू हो जाएगी 2a डिवाइडेड बाय आर बी। इसका मतलब इट इज अ कांस्टेंट फॉर गिवन गैस। क्यों? क्योंकि a इज नथिंग बट अ कांस्टेंट जिसको हम लोग वैंडरवाल कांस्टेंट बोलते हैं, बी को भी हम लोग वैंडरवाल कांस्टेंट बोलते हैं और आर इज नथिंग बट द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। इसका मतलब ये सारी की सारी वैल्यूज कांस्टेंट है तो किसी भी गैस के लिए जो टी आई की वैल्यू रहेगी इन्वर्शन टेम्परेचर की वैल्यू वो कांस्टेंट रहेगी। अभी हम लोग देखते हैं कैरनॉट साइकिल क्या होता है। देखिए अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इट इज पॉसिबल टू कन्वर्ट हीट इनटू इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ वर्क। यानी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमको यही बताता है कि हम लोग हीट को इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं। हाउएवर इट इज नॉट पॉसिबल टू कन्वर्ट हीट इनटू वर्क क्वांटिटेटिवली विदाउट कॉजिंग एनी चेंज इन सराउंडिंग। इसका मतलब यही होता है कि हम लोग हीट को जो है वर्क में तो कन्वर्ट कर सकते हैं लेकिन पूरी तरीके से नहीं कर सकते। इसका मतलब यही होगा कि कोई भी अगर हम लोग इंजन बना लेते हैं हीट पे चलने वाला तो उसकी इफिशियंसी हम लोग कभी 100% अचीव नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हमको वैसा करना है तो सराउंडिंग में कुछ ना कुछ चेंजेस जरूर आते हैं। अगर सराउंडिंग में कुछ कोई भी चेंजेस नहीं आने चाहिए ऐसा हमको लगता है तो दैट इज नॉट पॉसिबल। इसलिए यहाँ पर कहा गया है इट इज नॉट पॉसिबल टू कन्वर्ट हीट इनटू वर्क क्वांटिटेटिवली। इसका मतलब जितनी हीट है उतना ही वर्क हमको कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि वहां पर हम लोग सराउंडिंग में चेंजेस लाना स्टॉप नहीं कर सकते। सम हीट इज ऑलवेज यूज्ड आइदर टू इंक्रीज इंटरनल एनर्जी और गिवन टू द सराउंडिंग। इसका मतलब जो हीट है कुछ ना कुछ हीट जो है जो हम वर्क में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो वो एक तो इंटरनल एनर्जी बढ़ाने के लिए यूज हो जाएगी या फिर कुछ ना कुछ सराउंडिंग में चली जाएगी। तो इसका अच्छे तरीके से जो एग्जाम्पल है, इलस्ट्रेशन जो है वो कैरनॉट ने दिया था कैरनॉट साइकिल के फॉर्म में। और ये हाइपोथेटिकल प्रोसेस है। हाइपोथेटिकल मतलब कंप्लीटली इमेजिनरी। इट कैन बी यूज टू कैलकुलेट मैक्सिमम कन्वर्टेबिलिटी ऑफ हीट इनटू वर्क। इससे हम लोग एक ही फायदा मिलता है कि हम अगर किसी हीट को वर्क में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो कितना हमको मैक्सिमम वर्क डन मिलेगा, वो मैक्सिमम वर्क डन हम इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज कॉल्ड एज कैरनॉट हीट इंजन। देखिए कैरनॉट साइकिल का ही दूसरा नाम है कैरनॉट हीट इंजन। अभी देखते क्या होता है। देखिए कैरनॉट हीट इंजन कंसिस्ट ऑफ 1 मोल ऑफ आइडियल गैस इन अ सिलेंडर फिटेड विद वेटलेस एंड फ्रिक्शनलेस पिस्टन। देखिए कैरनॉट हीट इंजन में तीन चीजें हमको चाहिए। एक तो गैस चाहिए, आइडियल गैस जो 1 मोल की बनी हो।
उसके बाद उसके जो सिलेंडर है, सिलेंडर के अंदर हम लोग एक पिस्टन लगाने वाले हैं। जैसा आप लोगों ने जनरल पिस्टन देखा ही होगा, उसी टाइप का हम लोग यहाँ पर पिस्टन लगाएंगे, लेकिन पिस्टन हमको कंसिडर करना है वेटलेस। इसका मतलब उसका वेट होना चाहिए ना के बराबर, क्योंकि जैसा आप लोगों ने पंख वगैरह देखा होगा, पंछियों के पंख हम लोग जब फूंक मारते हैं तो उड़ जाते हैं। तो सिमिलरली यहाँ पर जो पिस्टन कंसिडर करना है उसी टाइप का वेटलेस फ्रिक्शन जो पिस्टन है वो कंसिडर करना है। दूसरी बात, वो फ्रिक्शन लेस भी होना चाहिए। फ्रिक्शन लेस का मतलब वहां पर कुछ भी फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए। इट इज इंसुलेटेड फ्रॉम ऑल द साइड एक्सेप्ट फ्रॉम द बॉटम। देखिए अभी यहाँ पर जो खासियत है, सिलेंडर और पिस्टन हम लोगों ने फिट किया है, उसको इंसुलेटेड कर देना है पूरे तरीके से, लेकिन उसकी नीचे की साइड खुली रखनी है। नीचे की साइड से हम लोग उसको इंसुलेट नहीं करेंगे। देर आर टू हीट रिजर्वायर्स। अभी देखिए वहां पर दो हीट रिजर्वायर्स है। दो हीट रिजर्वायर्स क्यों है, थोड़ा सा बाद में पता चलेगा। देखिए, वन एट हायर टेम्परेचर एंड सेकंड एट लोअर टेम्परेचर। तो जो हायर टेम्परेचर पे है, ऑब्वियस है, दो टेम्परेचर हम लोग कंसिडर करने वाले हैं। एक का नाम रहेगा T1, दूसरे का नाम रहेगा T2। तो T2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन T1, इसीलिए जो हायर टेम्परेचर वाला है उसका टेम्परेचर हम लोगों ने डिनोट किया है T2 से, और जो लोअर टेम्परेचर है उसको डिनोट किया हम लोगों ने T1 से। द हाई टेम्परेचर रिजर्वायर इज कॉल्ड एज सोर्स। देखिए, जो हाई टेम्परेचर वाला है वो हीट सप्लाई करने का काम करेगा। वो हीट खुद के पास नहीं लेगा, वो खुद की हीट दूसरे को देगा, इसलिए उसका नाम रखा गया है सोर्स। और जो लो टेम्परेचर वाला है उसका काम एक ही है, खुद की तरफ हीट को एब्जॉर्ब करेगा, वो खुद के हीट नहीं दे पाएगा क्योंकि उसका टेम्परेचर कम है। तो इसलिए उसका नाम रखा है सिंक। तो आपको एक ही बात याद रखनी है, सोर्स का काम है हीट देना और सिंक का काम है हीट लेना। इसका मतलब सोर्स का टेम्परेचर T2 हो जाएगा और सिंक का टेम्परेचर हो जाएगा T1। दिस टू रिजर्वायर्स आर यूज्ड फॉर आइसोथर्मल प्रोसेसेस। देखिए, अभी यहाँ पर आपको एक बात याद रखनी है, जब भी आपकी ये सिस्टम जो है, सिलेंड्रिकल सिस्टम जिसमें पिस्टन लगा हुआ है, उसको अगर हम लोग सोर्स पे रखते हैं या फिर सिंक में रखते हैं, तो वो जो प्रोसेस है वो प्रोसेस हो जाएगी आइसोथर्मल। आइसोथर्मल क्यों? क्योंकि वहां पर आपके सिस्टम में, आपके सिलेंडर और पिस्टन के गैस में टेम्परेचर में चेंजेस नहीं आते हैं, इसीलिए उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। अलॉन्ग विद दिस टू रिजर्वायर्स देयर इज एन इंसुलेटिंग मटेरियल विच इज यूज्ड फॉर अडायबेटिक प्रोसेस। देखिए, आइसोथर्मल प्रोसेस तो हो गए, लेकिन दूसरी प्रोसेस भी हमको कंसिडर करनी है, दैट इज कॉल्ड अडायबेटिक। अभी क्यों? क्योंकि हम लोगों ने मेन तीन प्रोसेस देखे थे, एक आइसोथर्मल जिसका मतलब टेम्परेचर इज कांस्टेंट, अडायबेटिक मतलब हीट इज कांस्टेंट, एंड आइसोकोरिक मतलब वॉल्यूम इज कांस्टेंट। सॉरी, हाँ, अडायबेटिक। तो इसमें क्या होगा देखिए, आइसोथर्मल में जो हीट है वो हीट कांस्टेंट हो जाएगी, अडायबिटिक में सॉरी, आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा, अडायबिटिक में हीट कांस्टेंट हो जाएगी। मैटर का एक्सचेंज नहीं होने वाला यहाँ पर, इसलिए हम लोगों ने दोनों टाइप के प्रोसेस कंसिडर करनी है। लेकिन अगर हीट को बाहर जाने से रोकना है तो वहां पर हमको इंसुलेटिंग मटेरियल अप्लाई करना ही पड़ेगा, इसीलिए दो बार हम लोग ऐसा करने वाले हैं। तो इस प्रोसेस को थोड़ा सा हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, डायग्राम की तरफ देखेंगे। ये चार सिस्टम नहीं है, एक ही सिस्टम है, पिस्टन के साथ सिलेंडर फिट किया हुआ है और थोड़ा सा मोटा वॉल बनाया गया है। इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पर जो हीट है वो हीट बाहर नहीं निकलने वाली, सिर्फ नीचे की साइड में निकल सकती है। तो पहले देखते हैं क्या होता है। देखिए, सोर्स जो है वो सोर्स है एट टेम्परेचर T2। अभी गैस रखे हम लोगों ने, गैस का वॉल्यूम V1 है शुरुआत में। उसके बाद देखिए क्या होता है, उसके बाद ये जो T2 है वहां से गैस कुछ ना कुछ हीट एब्जॉर्ब करेगी, वो हीट रहेगी Q2। अभी Q2 हीट जैसे ही एब्जॉर्ब होगी, गैस खुद को एक्सपांड करने की कोशिश करेगी। तो ये जो पिस्टन जो नीचे की साइड में है, ये जो पिस्टन हमको नीचे दिख रहा है, वो पिस्टन हीट एब्जॉर्ब करने की वजह से ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। इसका मतलब इस केस में जो वॉल्यूम है गैस का, वो वॉल्यूम V1 से लेकर V2 हो जाएगा। अभी यहाँ पर जाके ये रुक जाएगा क्योंकि इसने हीट एब्जॉर्ब करना छोड़ दिया है। अभी इसके बाद क्या होता है देखिए, इसके बाद इंसुलेशन मटेरियल पे रखेंगे। इंसुलेशन मटेरियल पे रखने के बाद ये फिर से इसका एक्सपांशन होते चले जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी हीट है, उस हीट की वजह से एक्सपांशन होना चालू रहेगा। देखिए डिफरेंस क्या है, यहाँ पर जब रखा और V1 से V2 गया तो ये आइसोथर्मल प्रोसेस थी, लेकिन जब V2 से V3 गया तो ये प्रोसेस हो जाएगी अडायबिटिक, क्योंकि यहाँ पर जो है हीट ना सिस्टम के अंदर आ सकती है ना सिस्टम के बाहर जा सकती है। तो ये कब हो रहा है? जब इंसुलेशन मटेरियल है तब। इसके बाद देखिए क्या होता है, इसके बाद हम इसको रखेंगे सिंक पे। सिंक का टेम्परेचर है T1। तो ये जो है अभी सोर्स रहे या फिर सिंक रहे, प्रोसेस हो जाती है आइसोथर्मल, तो टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर सिंक जो है गैस की हीट खुद की तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। इसका मतलब वो हीट हो जाएगी Q1। सोर्स ने दिए थी हीट Q2,
सिंक ने हीट एब्जॉर्ब की Q1, तो यहाँ पर जो पिस्टन है V4 ये नीचे आएगा, यानी V3 से V4 में वॉल्यूम कन्वर्ट हो जाएगा। अभी एक बात याद रखना है, ये पहले जो सिंक पे था, तो सिंक पे पहले वॉल्यूम V3 था और फाइनल वॉल्यूम हो जाएगा V4। अभी देखिए यहाँ पर वर्क डन का थोड़ा सा बाद में देखेंगे। अभी जब इसके बाद जब ये पिस्टन आके रुक जाएगा तो हम लोग इसको रखेंगे इंसुलेशन मटेरियल पे, तो उस केस में ये जो वॉल्यूम था V4 ये वॉल्यूम कन्वर्ट हो जाएगा V1 में। तो अभी यहाँ पर जो प्रोसेस थी आइसोथर्मल थी, और यहाँ पर जो V4 से V1 कन्वर्ट हुआ है वॉल्यूम, ये प्रोसेस हो जाती है फिर से अडायबिटिक। तो देखिए पहली प्रोसेस आइसोथर्मल, दूसरी अडायबिटिक, तीसरी आइसोथर्मल, चौथी अडायबिटिक। वर्क डन देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। पहली प्रोसेस में जो वर्क डन हुआ आइसोथर्मल में दैट इज W1, दूसरी अडायबिटिक प्रोसेस वर्क हुआ W2, तीसरी आइसोथर्मल प्रोसेस वर्क हुआ W3, और चौथी अडायबिटिक प्रोसेस वर्क डन हुआ W4। वॉल्यूम में क्या चेंजेस आए देखते हैं। पहले में तो सिर्फ टेम्परेचर T2 था, लास्ट में टेम्परेचर हुआ अचीव T1, सॉरी सिंक में। यहाँ पर वॉल्यूम जो था V1 से V2 बढ़ा पहली स्टेप में, दूसरी स्टेप में V2 से V3 गया, तीसरी स्टेप में V3 से V4 गया, चौथी स्टेप में V4 से V1। क्यों? क्योंकि ये साइक्लिक प्रोसेस है, तो शुरुआत का वॉल्यूम और फाइनल वॉल्यूम सेम रहेगा, इसलिए V1। अभी यहाँ पर देखते हैं क्या होता है। देखिए एक्सप्लेनेशन देखने की जरूरत नहीं है, डायग्राम इज नॉट सो इम्पोर्टेंट। देखिए दिखाया गया पहली स्टेप V1 से लेके V2 गया तो आइसोथर्मल था, टेम्परेचर था T2, उसके बाद अडायबिटिक प्रोसेस। दूसरी स्टेप जो हम लोगों ने देखी थी वहां पर इंसुलेटिंग मटेरियल वाली। उसके बाद सी स्टेप से हम लोग डी में जाएंगे तो ये प्रोसेस हो जाएगी आइसोथर्मल, और उसके बाद फिर से इनिशियल स्टेप। तो इसका मतलब है आइसोथर्मल आइसोथर्मल पैरेलल है, अडायबिटिक अडायबिटिक पैरेलल है। नीचे के एक्सिस में वॉल्यूम है, वर्टिकल एक्सिस में प्रेशर है। पहली प्रोसेस में क्या होता है देखते हैं। पहली प्रोसेस है आइसोथर्मल एक्सपांशन। आइसोथर्मल एक्सपांशन मतलब जो सिलेंडर है उसको हम लोग रखते हैं रिजर्वायर के ऊपर, जिसका टेम्परेचर T2 है, तो गैस एक्सपांड होती है आइसोथर्मली और रिवर्सिबली। वॉल्यूम चेंज होता है V1 से लेके V2, और जो प्रेशर है प्रेशर डिक्रीज होता है P1 से लेके P2 तक। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम बड़ा है तो ऑब्वियस है प्रेशर डिक्रीज होगा। तो जब एक्सपांशन होता है तो हीट एब्जॉर्ब होती है फ्रॉम सोर्स। क्यों होगा? क्योंकि उसको आइसोथर्मल कंडीशन मेंटेन करनी है। तो ऐसा समझ के चलते हैं जो हीट एब्जॉर्ब हुई वो हीट एब्जॉर्ब हुई Q2। तो हम लोग यहाँ पर एक फार्मूला लगाएंगे वर्क डन वाला। वर्क डन का फार्मूला होता है W1 इज इक्वल टू Q2। इसका मतलब जितना भी वर्क डन है वो सिर्फ हीट एब्जॉर्ब होने की वजह से हुआ है, तो इसका फार्मूला होता है R इंटू टेम्परेचर इंटू फाइनल वॉल्यूम, सॉरी ln ऑफ फाइनल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय इनिशियल वॉल्यूम। इसका मतलब फॉर्मूला आपको याद रखना है W1 इज इक्वल टू Q2 दैट इज इक्वल टू RT2 ln V2 बाय V1। अभी ये फॉर्मूला हमको आगे भी यूज करना है, तो इसको थोड़ा सा याद रखेंगे। सेकंड स्टेप में देखते हैं क्या होता है अडायबिटिक एक्सपांशन। इसका मतलब यहाँ पर जो वॉल्यूम है वॉल्यूम V2 से लेके V3 बढ़ता है और प्रेशर डिक्रीज होता है P2 से लेके P3 तक। लेकिन ये अडायबिटिक प्रोसेस है, इसका मतलब जो वर्क डन होगा वर्क डन इंटरनल एनर्जी कम करने की वजह से होगा, तो वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा T2 से लेके T1 तक। तो इसका मतलब जो वर्क डन है वर्क डन का फॉर्मूला आएगा W2 इज इक्वल टू CV इंटू T1 माइनस T2। देखिए W2 इज इक्वल टू CV इंटू T1 माइनस T2, और यहाँ पर वर्क डन मिला था W1 इज इक्वल टू Q2 दैट इज इक्वल टू RT2 ln V2 बाय V1। देखिए यहाँ पर वॉल्यूम का यूज किया है, यहाँ पर टेम्परेचर का यूज किया है। अभी तीसरी स्टेप भी आइसोथर्मल है, लेकिन यहाँ पर आपको सिर्फ वो ऊपर का जो फॉर्मूला है वही याद रखना है, वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। टेम्परेचर चेंज हो जाएगा, सिर्फ यहाँ पर टेम्परेचर T2 था, इस केस में टेम्परेचर हो जाएगा T1, और वहाँ वॉल्यूम फाइनल वॉल्यूम यहाँ पर V4 है, इनिशियल वॉल्यूम V3 है। तो सेम फॉर्मूला W1 हो गया, W2 हो गया। अभी W3 देखते हैं। W3 इज इक्वल टू हो गया माइनस Q1 दैट इज इक्वल टू RT1 ln V4 बाय V3। अभी यहाँ पर ऐसा क्यों है? क्योंकि निगेटिव साइन इसलिए आया है क्योंकि यहाँ पर हीट जो है वो हीट सिस्टम ने दी है। वहां पर देखिए हीट का साइन पॉजिटिव था क्योंकि हीट एब्जॉर्ब हुई थी, यहाँ पर हीट बाहर निकली है। सिमिलरली यहाँ पर फॉर्मूला देखते हैं W2 का, CV दैट इज मल्टीप्लाइड बाय T1 माइनस T2। यहाँ पर फॉर्मूला जो आएगा वर्क डन का वो W4 इज इक्वल टू CV इंटू ये आएगा T2 माइनस T1। देखिए ये T1 माइनस T2 था, ये हो गया T2 माइनस T1। तो वर्क डन जो है सिमिलर है, पहला वर्क डन और थर्ड वर्क डन सेम है, दूसरा और चौथा सेम है, सिर्फ साइन में थोड़ा सा चेंजेस है, कुछ कुछ पोजीशन चेंज हुए हैं। अभी देखते हैं टोटल वर्क डन। टोटल वर्क डन हो जाएगा W इज इक्वल टू W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4। तो ये सारे के सारे वर्क डन जो है वो ऐड कर लेंगे हम लोग, तो ये हमको इक्वेशन मिलेगा
RT2 ln V2 by V1 plus CV into T1 minus T2 प्लस RT1 ln V4 by V3 प्लस CV into T2 minus T1। अब ये कैसे आए, जो हम लोगों ने ऊपर वर्क डन कैलकुलेट किए हैं वो वर्क डन यहाँ पर सिर्फ हम लोग ऐड करेंगे। अभी यहाँ पर देखते थोड़ा ध्यान से देखिए, CV इंटू T1 माइनस T2 है, लेकिन यहाँ पर है T2 माइनस T1, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर CV इंटू पॉजिटिव T1 है, लेकिन यहाँ पर CV इंटू निगेटिव T1 है। सिमिलरली यहाँ पर CV इंटू निगेटिव T2 है, यहाँ पर CV इंटू T2 पॉजिटिव है, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। बचेगा सिर्फ इतना RT2 ln V2 by V1 प्लस RT1 ln V4 by V3। अभी अगर हम थोड़ा सा चेंज करना चाहते हैं तो क्या चेंज कर सकते हैं, ये V3 को ऊपर भेज देंगे, V4 को नीचे, तो ये ln खुद का साइन चेंज कर लेगा, ये प्लस की जगह पे हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पर वैल्यू आएगी RT2 ln V2 by V1 एज इट इज माइनस RT1 ln V3 by V4। लेकिन अगर आइडियल गैस है तो आइडियल गैस के लिए सिंपल सा फॉर्मूला है V2 by V1 इज इक्वल टू V3 by V4। इसका मतलब ये वैल्यू जो है V2 by V1 की, ये वैल्यू V3 by V4 के बराबर हो जाएगी। तो हम लोग इसको रिप्लेस कर सकते हैं, V3 by V4 को रिप्लेस कर सकते हैं V2 by V1 से। तो यहाँ पर हमको नया इक्वेशन मिलेगा W इज इक्वल टू RT2 ln V2 by V1 माइनस RT1 ln V2 by V1। अभी देखते हैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके क्या सिंप्लीफाई हो जाएगा। ये V2 by V1 तो कॉमन निकल जाएगा, ln V2 by V1, R भी कॉमन है, बचा क्या सिर्फ ये T2 और ये T1, तो ये माइनस साइन है, तो इसलिए RT2 माइनस T1 ln V2 by V1। अभी हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम एट हायर टेम्परेचर T2 इज गिवन बाय, अभी देखिए T2 टेम्परेचर के ऊपर जो हीट एब्जॉर्ब करता है सिस्टम, उसका फॉर्मूला है Q2 इज इक्वल टू RT2 ln V2 by V1। तो इफिशियंसी ऑफ कैरनोट इंजन इज गिवन बाय, इफिशियंसी ऑफ कैरनोट साइकिल के लिए आपको एक ही फॉर्मूला अप्लाई करना है, वर्क डन डिवाइडेड बाय हीट। अभी क्यों ऐसा किया है देखिए, हमारा सिंपल सा फॉर्मूला, हम किसी इफिशियंसी कैलकुलेट करना मतलब सीधे सीधे एवरेज कैलकुलेट करना है। एवरेज कैसे निकालते हैं हम लोग, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया और कितना पेट्रोल उसमें हम लोगों ने सप्लाई किया किसी व्हीकल में। तो सिमिलरली यहाँ पर कितना उसने वर्क डन किया, ये वर्क डन हो गया RT2 माइनस T1 ln V2 by V1, और उसको कितना हीट दिए, ये Q2 हीट दिया था हम लोगों ने, Q2 इज इक्वल टू RT2 ln V2 by V1। तो ये जो है ये उसका एवरेज हो गया, और ये जो है Q2 दैट इज इट्स पेट्रोल। तो इसका मतलब ये एवरेज डिवाइडेड बाय पेट्रोल, वही क्वांटिटी हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो इफिशियंसी मतलब टोटल वर्क डन डिवाइडेड बाय टोटल हीट एब्जॉर्ब, तो वो पुट कर देंगे, तो इफिशियंसी हो जाएगी W डिवाइडेड बाय Q2 दैट इज इक्वल टू RT2 माइनस T1 ln V2 by V1 और डिवाइडेड बाय RT2 ln V2 by V1। देखिए क्या क्या कैंसिल होता है, RR कैंसिल हो गए, ln V2 by V1 दोनों जगह है तो कैंसिल हो जाएंगे। तो इफिशियंसी जो है कंप्लीटली टेम्परेचर डिपेंडेंट हो जाएगी। तो इफिशियंसी इज इक्वल टू हो जाता है T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाय T2। अभी देखते हैं हम लोग कार्नोट थ्योरम क्या है। देखिए, फ्रॉम द इक्वेशन 8 इट इज क्लियर दैट इफिशियंसी ऑफ हीट इंजन वर्किंग रिवर्सिबली बिटवीन टू टेम्परेचर डिपेंड ओनली ऑन द टेम्परेचर्स ऑफ द सोर्स एंड द सिंक। देखिए जो ऊपर फॉर्मूला दिया गया इसमें बाकी कोई फैक्टर नहीं है, इसका मतलब जो हम लोगों ने ऊपर हीट इंजन देखा था वो सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर्स के ऊपर डिपेंड करता है, ना कि किसी और फैक्टर पे। तो यही यहाँ पर बोलने का मतलब है कि जो उसकी इफिशियंसी है वो सिर्फ और सिर्फ सोर्स और सिंक के टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करते हैं। द इफिशियंसी डज नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द सब्सटेंस अंडर स्टडी। तो उसी ऑब्जर्वेशन के बेस्ड कार्नोट ने एक थ्योरम बनाया, और थ्योरम के देखिए क्या है, वो थ्योरम है इफिशियंसी ऑफ रिवर्सिबल हीट इंजन डिपेंड्स ओनली ऑन द टेम्परेचर ऑफ द सोर्स एंड द सिंक। इसका मतलब कोई भी अगर रिवर्सिबल हीट इंजन हम लोग बनाते हैं तो उसकी इफिशियंसी जो है वो सिर्फ सोर्स के टेम्परेचर के ऊपर और सिंक के टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है, एंड इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ द वर्किंग सब्सटेंस। वहां पर कौन सा हम लोगों ने सब्सटेंस डाला है उसके नेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। इन अदर वर्ड्स ऑल रिवर्सिबल हीट इंजन्स वर्किंग बिटवीन टू सेम टेम्परेचर्स हैव द सेम इफिशियंसी। इसका मतलब कोई भी हीट इंजन ले लो आप, अगर वो दो सेम टेम्परेचर पे काम कर रहे हैं, एक लोअर टेम्परेचर और एक हायर टेम्परेचर, तो उन सब की जो इफिशियंसी है वो इफिशियंसी सेम हो जाएगी। It should be noted that the numerator of equation 8 is always smaller than the denominator, and so the efficiency of heat engine is always less than unity। अब यहाँ पर देखिए क्या बोला गया है, जो न्यूमरेटर है इक्वेशन का ये ऑलवेज स्मॉलर रहता है देन द डिनोमिनेटर, इसीलिए जो हीट इंजन है उनकी हीट इफिशियंसी जो है वो हमेशा एक से कम होती है। हेंस वी कैन कंक्लूड दैट वी कैन नॉट हैव अ हीट इंजन ऑपरेटिंग रिवर्सिबली बिटवीन टू टेम्परेचर्स एंड हैविंग इफिशियंसी 1 और 100।
देखिए, ये जो T2 - T1 डिवाइडेड बाई T2 है, इस केस में ऊपर का फैक्टर हमेशा छोटा रहेगा एज कम्पेयर टू T2। इसीलिए जो इफिशियंसी है वो कभी भी 100% या फिर ये फैक्टर जो है ये 1 कभी नहीं आएगा। तो इसी के साथ हम लोग आज का लेक्चर फिनिश करते हैं, बाकी का हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।